हेलो बच्चों, नमस्कार। फाउंडेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पीसीएस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए पीसीएस परीक्षा के प्रश्न पत्रों का विश्लेषणात्मक हल लेकर आया हूं। इसे हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे बच्चों। मैं आपको इससे प्रयास करूंगा कि एक क्वेश्चन आप जब हम लोग हल करते हैं तो उसको डिटेल में हल करेंगे, ताकि उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हमारी परीक्षा में हमसे पूछा जाता है तो हम उस प्रश्न को आसानी से कर सकें। तो आइए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पीसीएस परीक्षा प्रीलिम्स परीक्षा का 2019 का प्रश्न पत्र है ये, और इसका प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को देखना है। और प्रश्न संख्या 1 क्या कहती है उसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से मिलान कीजिए। तो जैसा कि आपको देखने में लगता है, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें एक तरफ वनस्पति के प्रकार दिए गए हैं और बच्चों दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है कि ये वनस्पति किस क्षेत्र में होती है। इसमें आपके सामने सबसे पहले मकवी पूछा गया है, फिर फेम्बस, फिर चैपरेल, फिर मैट्रेल। तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मकवी वनस्पति है ये भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसके उपरांत फिम्बस साउथ अफ्रीका में मिलती है और चैपरेल कैलिफोर्निया में तथा मैटरेल चिली की वनस्पति है। तो इस आधार पर हम देखें तो इसका उत्तर जो है, इस आधार पर अगर हम देखें तो इसका उत्तर कौन सा ऑप्शन आता है? इसका उत्तर बच्चों ए सही है। आइए देखते हैं, इसका उत्तर ए सही हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह भी मैच द फॉलोइंग का है। एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन देशों की राजधानियां दी हुई हैं। जैसे उज्बेकिस्तान दिया गया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको पता है ताशकंद होती है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबत है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका उत्तर जो है वो इसका उत्तर भी ए ही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, ये भी मैच द फॉलोइंग का है। आप देख रहे हैं कि आजकल पीसीएस परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछता है। उसका प्रयास होता है कि वो जब आपसे एक प्रश्न पूछे तो उसमें 3-4 प्रश्नों का समावेश हो, ताकि वो बच्चे की या परीक्षार्थी की विश्लेषण क्षमता चेक करना चाहता है परीक्षा लेने वाली संस्था। इसी को कहते हैं कि समय के आधार पर पैटर्न का चेंज होना। तो हम लोगों को भी उसी प्रकार से पेपर का सॉल्यूशन करना है बच्चों। तो आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या, ये भी मैच द फॉलोइंग करके ही है। तो इसमें आधिजीवी वनस्पति के बारे में पूछ रहा है। तो आधिजीवी वनस्पति बच्चों मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है, और ये है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। बबूल सहारा क्षेत्र में पाई जाती है। बायोबाब सवाना क्षेत्र में पाई जाती है और देवदार भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार से अगर इसका ऑप्शन देखें सही उत्तर, तो ए ऑप्शन हो जाता है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो बच्चों गौर से देखिएगा, मैं पहले भी कई वीडियो में कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उसमें यह जरूर देखना है कि सही सुमेलित करने को पूछ रहा है या सही सुमेलित नहीं है ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग गौर से देखें तो इसमें पहला नंबर जो है वो आपके पिग्मी जनजाति का है। और पिग्मी जनजाति बच्चों मुख्यतः पाई जाती है कांगो बेसिन में। तो पिग्मी जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है बच्चों? कांगो बेसिन में पाई जाती है। अंगामी नागालैंड में मिलती है। एनु जापान में मिलती है। किर्गिज जो है ये आपके जनजाति सूडान के लिए बताई गई है। तो किर्गिज जनजाति कहां के लिए बताई गई है बच्चों? ये मुख्यतः सूडान के लिए बताई गई है, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर जो है वो, मतलब अगर इस प्रश्न पत्र का उत्तर देखें तो डी होता है।
यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो किर्गिज जनजाति है, ये बच्चों मध्य एशिया की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है बच्चों? मध्य एशिया की ये जनजाति है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार उत्तर संख्या और प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 जो है वो कह रहा है कि हिंद महासागर, ये कथन और कारण का प्रश्न है। इसमें कथन ए कह रहा है कि हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। ठीक है। अगला उत्तर पूछा गया, अगला कारण बताया जा रहा है इसका कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का अगर बच्चों हम लोग उत्तर देखें तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बी होता है। कारण यह है बच्चों कि हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा है, ये बात सही है। और हिंद महासागर के निकटवर्ती देशों के बहुत भौगोलिक और राजनीतिक लाभ है। तो ये बेटा सिर्फ निकटवर्ती देशों के लिए ही नहीं, ये संपूर्ण विश्व के लिए भौगोलिक और राजनीतिक लाभ उपलब्ध कराता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। मध्य भारत में इसमें पहाड़ियों का क्रम पूछा गया है और ये क्रम हमें पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट बनाना है। कॉपी में आपको पता ही होगा बच्चों कि किस प्रकार से ईस्ट वेस्ट हम लोग बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और इसमें वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पूछ रहा है, ये पहाड़ियों का क्रम पूछ रहा है। तो बच्चों सबसे पश्चिम में जो पहाड़ी पाई जाती है वो सतपुड़ा है, इसके बाद महादेव है, फिर मैकाल है और फिर छोटा नागपुर का पठार है। इस प्रकार से हम देखें तो उत्तर भी सही हो जाता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैकाल पर्वत है, जो मैकाल नाम है, ये वास्तव में पार्वती जी के भाई का नाम था मैकाल, उनके नाम पर यह पहाड़ी पड़ी है और इसे मैकाल पहाड़ी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 ये भी बच्चों कथन और कारण का है। तो कथन और कारण में देखते हैं, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है भाई। हिमालय में कई अनुदैर्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो बच्चों ये बात हम लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से, जब भी ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, खासकर इंडियन ज्योग्राफी, तो उसमें ये चीज बताई भी जाती है कि भारत में सबसे ज्यादा भूकंपीय क्षेत्र जो है वो हिमालय और उसके आसपास का क्षेत्र है। उसके पीछे कारण ये है कि हिमालय एक नवीनतम संरचना है और इसमें बराबर निर्माण कार्य या टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुआ करती हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटीज होने की वजह से इसमें मूवमेंट होता है और इस मूवमेंट के परिणाम स्वरूप ही भूकंप आते हैं। अर्थात हम इसमें देखें इस प्रश्न संख्या 7 का, तो पहला सही है कथन, और कथन का जो कारण बताया गया है ये भी बिल्कुल सही है और ये एक ही सही व्याख्या कर रहा है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 का उत्तर ए सही हो जाता है। अगला बच्चों, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। बच्चों ये चीज ध्यान रखिएगा कि बहुत ही आराम से प्रश्न को पढ़ा करिए और उसके उत्तर को समझने का प्रयास कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको अधिकांश केस में बच्चों उत्तर आपको इसके मिल जाएंगे, इसलिए घबराने की कोई भी बात नहीं होती है। और मणिपुर पहाड़ियों में घिरा इम्फाल बेसिन एक सरोवरीय मैदान है। क्या है बच्चों? एक सरोवरीय मैदान। इस प्रकार से इसका उत्तर ए सही हो जाता है। 8वें का ए उत्तर सही है, सरोवरीय मैदान। यहीं पर आपको पता है आपके लोकटक झील भी पाई जाती है, वो भी सरोवरीय मैदान का ही एक हिस्सा है। तो 8वें का ए ऑप्शन सही है। अगला 9वें प्रश्न को देखें तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सा भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए दामोदर नदी जो है वो जानी जाती है। ये भ्रंश घाटी में बनती है। भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में रिफ्ट वैली कहते हैं। जब दो तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं और बीच में नदी का प्रवाह होता है, तो इस प्रकार से बहने वाली नदी को बेसिकली रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी या भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कहते हैं। और दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है।
दूसरी चीज इसकी विशेषता ये है कि बच्चों ये भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी इसको कहा जाता है। ये भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है बच्चों, और इसे जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। इस पर कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकार की भूमि कहा जाता है? तो देखिए यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बड़े शिकार की भूमि का मतलब ये है कि बड़े जानवर कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि जहां बड़े जानवर पाए जाते हैं वहां वहां बड़े जानवरों का शिकार होता है। जहां छोटे जानवर पाए जाते हैं वहां छोटे जानवरों का शिकार होता है। और अगर हम इन चारों क्षेत्रों को देखें जो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो शीतोष्ण घास का मैदान, ये उत्तर गलत है। उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, ये भी गलत है। उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, ये भी गलत है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 10 का उत्तर डी अर्थात उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र हो जाता है। अगला प्रश्न 11वां है। 11वां प्रश्न कहता है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों पहला प्रश्न कह रहा है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। ठीक है भाई। दूसरा कह रहा है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है। वाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ठीक है भाई। तो जरा बात समझिएगा। जैसे बच्चों ये एक हिमालय है हमारे सामने, और हिमालय के मुख्यतः 4 भागों में हिमालय को विभाजित किया जाता है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय लेते हैं, जो कि बाद वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा होता है। और इसके ऊपर ये जो फ्रंट हिमालय, मुख्य हिमालय है, इसे बेसिकली वृहत हिमालय भी कहते हैं, या इसे मुख्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा हिस्सा जो है इसे लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। और बच्चों जो ये तीसरा हिस्सा है इसे वाय हिमालय या शिवालिक कहा जाता है। तो अब जरा समझिएगा बच्चों, सबसे ऊपरी हिस्से को वृहत हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय बाद वाले हिस्से को, और सबसे निचले हिस्से को वाय हिमालय या शिवालिक कहते हैं। तो बच्चों मुख्य हिमालय में परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन उसमें जीवाश्महीन है, वो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन भी सही है और तीसरा भी सही है। इस तरीके से 11वें प्रश्न का उत्तर डी सही हो जाता है। 12वें प्रश्न को अगर हम देखें बच्चों, तो 12वां प्रश्न कहता है कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही गई है। कारण कहता है, बता रहा है, शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र एक प्रमुख सिक्का दाम था। तो बच्चों कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका उत्तर बी सही हो जाता है। तो अगला 13वां प्रश्न देखते हैं बच्चों कौन सा है, जो बता रहा है कि नीचे दिए गए युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ये पूछना चाहता है कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ और उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ। तो हम लोग देखते हैं बेटा, जो सरनाल का युद्ध था ये बेसिकली 1572 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। धर्मट का युद्ध 1658 में हुआ था। और जजाऊ का युद्ध 1707 में हुआ था। तो इस आधार पर अगर हम क्रम व्यवस्थित करते हैं तो 13वें प्रश्न का उत्तर ए आता है। 13वें प्रश्न का उत्तर ए आता है बच्चों। आइए अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न कह रहा है, हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग की क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया। हठ योग की क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया, ऐसी बात कह रहा है। तो बच्चों जरा समझिएगा गौर से। पहली बात तो हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता है, ये उत्तर बिल्कुल सही है। और प्रश्न संख्या इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है, हठ योग की क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। दरअसल बच्चों जो हठ योग है ये बेटा नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? नाथ संप्रदाय से जुड़ा है। और नाथ संप्रदाय के
जो प्रमुख आराध्य हैं वो बेसिकली शैव है, अर्थात शिवजी इनके जो है वो आराध्य होते हैं। इसी क्रम में हठ योग की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अमृत कुंड। अमृत कुंड का अरबी, फारसी आदि कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसे फिर इस्लाम में जगह मिली, इस्लाम के लोगों ने इसे पढ़ा, मुस्लिम धर्म के लोगों ने, और इसका प्रभाव हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव सूफी संतों पर पड़ा था। ये बात बिल्कुल सत्य है। अर्थात 14 प्रश्न का उत्तर ए और दो दोनों सही, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था का की नहीं है। तो बच्चों, इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात कह रहा है। यहां पर नहीं पूछ रहा है प्रश्न संख्या 15 में, तो ध्यान रखिएगा। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, ये भी बिल्कुल सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, ये बात गलत है। और मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। दरअसल बच्चों, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत आपको पता ही है इल्तुतमिश ने की थी और इसका अंत जो है वो बलबन ने किया था। अंत करने का प्रयास बलबन ने किया था। और सियासतनामा जो किताब है इसमें इक्ता व्यवस्था के बारे में बहुत बहुत डिटेल से जानकारी दी गई है। इक्ता से होने वाली आय सीधे सुल्तान के खाते में तो ऐसा बिल्कुल नहीं जाता था, होता था। इक्ता से जो आय होती थी उससे इक्तादार अपने खर्चे निकालता था, जो सेना इत्यादि रखता था उसके खर्चे निकालता था, और जो अतिरिक्त आय होती थी उस अतिरिक्त आय को सुल्तान के खाते में जमा कर दी जाती थी। और इस अतिरिक्त आय को बच्चों फवाजिल कहा जाता था, फवाजिल कहते थे। अगला प्रश्न संख्या 16, इसमें पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं कि कौन सी पुस्तक किसने जो है लिखी है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ए है तबकात नासरी मिनहाज सिराज, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सत्य है। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज, ये भी बिल्कुल सही है। तुगलक नामा बता रहा है इब्न बतूता, ये गलत है। तुगलक नामा जो थी वो बेटा अमीर खुसरो ने लिखी थी। किसने लिखी थी बच्चों? ये पुस्तक अमीर खुसरो ने लिखी थी, इब्न बतूता ने गलत लिखी थी। अर्थात ये गलत है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर 7वां सी नंबर सही है। और डी ऑप्शन कह रहा है हुमायूं नामा, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी। यह बात बिल्कुल सत्य है। अगली बात करते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित होता है। तो 17वां क्वेश्चन है और 17वें प्रश्न का आंसर है 1872। नेटिव मैरिज एक्ट अगर आप लोग देखें तो ये उस समय का एक महत्वपूर्ण एक्ट था जिसमें विवाह के लिए बताया गया था। इसमें कहा गया कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी, 14 वर्ष होगी। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष बताई गई है, 14 वर्ष। और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष बताई गई है नेटिव मैरिज एक्ट के माध्यम से। अगली बात करते हैं प्रश्न संख्या 18, विभिन्न विद्रोहों के बारे में यह बता रहा है। तो पावना विद्रोह, एका विद्रोह, संथाल विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, इनके बताया गया है और इसको मैच द फॉलोइंग करने को आया हुआ है। तो अगर आप देखें तो इसका जो एका आंदोलन है बच्चों, तो एका आंदोलन 1921 और 22 में हुआ था। संताल 1855-56 में हुआ था। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो आपको उत्तर प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो बेटा अभी नहीं, पावना विद्रोह 1873 में। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, ये आपको बी ऑप्शन मिल गया। अर्थात 18 प्रश्न का उत्तर बी सही है। अगला 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बच्चों सही सुमेलित नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। पहला कह रहा है भारतीय
जल सेना अधिनियम 1927 के बारे में बता रहा है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ये भी सही है। द्वितीय गोलमेज 1931 ये भी सही है। और अगर देखिए तो सांप्रदायिक पंचाट 1932 में आया था बच्चों, ना कि 1933 में। इसलिए इसका सही उत्तर जो है इस प्रश्न के हिसाब से सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल पंचाट आ जाता है। अगला 20वें की अगर हम लोग बात करें, तो 20वें प्रश्न को गौर से देखिएगा कि 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। 20वां प्रश्न भी विभिन्न प्रकार के घटनाक्रमों के बारे में ही बता रहा है। जैसे साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, तो आप सबको पता है ये 1927 में हुई थी बच्चों। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में देखें तो ये बच्चों 12 मार्च 1930 को हुई थी। और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई थी। तो इस आधार पर अगर हम घटनाक्रम मिलाते हैं, उनका क्रम व्यवस्थित करते हैं, तो 20वें का ए उत्तर सही होता है। अगली बात कर रहा है आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो बच्चों आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। दरअसल था क्या, आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेजों ने लाल किले में नवंबर 1945 में बच्चों एक मुकदमा चलाया था। इसमें मुख्य अभियुक्त जो थे वो मेजर शहनवाज खान थे, कर्नल प्रेम सहगल थे, और एक कर्नल और थे जिनका नाम था बच्चों गुरदयाल सिंह ढिल्लो। इन पर बच्चों राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। और कांग्रेस ने इनके बचाव के लिए आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। और उस आजाद हिंद फौज बचाव समिति के जो अध्यक्ष थे या उनका जो नेतृत्व कर रहे थे, वो बच्चों भूला भाई देसाई इसका नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर की अगर हम लोग बात करें, तो कह रहा है कि कथन कारण का प्रश्न है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्युत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सत्य है। वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था और वो संस्कृत और फारसी भाषा, अरबी भाषा को प्रोत्साहित करता था। तो अगर बच्चों इसको देखिए, तो दोनों बातें बिल्कुल सत्य जान पड़ रही हैं, दोनों बातें बिल्कुल सत्य हैं। और इसका लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका उत्तर बी सही हो जाता है। 23वें को देखते हैं। 23वां कहला राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बात की गई है। इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है राष्ट्रीय पंचांग के बारे में बता रहा है, कह रहा है राष्ट्रीय पंचांग विक्रमी संवत पर आधारित है। और दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय पंचांग को, दूसरा बोल रहा है राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब जब बच्चों इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आते हैं, तो इनका थोड़ा-सा विश्लेषण सही ढंग से करिएगा। बिल्कुल हड़बड़ाने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़रा भी हड़बड़ाए, तो आपसे ये प्रश्न का उत्तर बच्चों तुरंत गलत हो जाएगा और आपसे आता हुआ प्रश्न एक बहुत ही आसान प्रश्न आपके हाथ से चला जाएगा। तो बच्चों अगर देखिए तो 23वें का जो उत्तर है, वो बच्चों विक्रमी संवत कह रहा है। तो विक्रमी संवत जो है ये स्थान पर शक संवत को हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है। किसे स्वीकार किया गया है बच्चों? शक संवत को हमारे यहाँ राष्ट्रीय कैलेंडर में एक्सेप्ट किया गया है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है बच्चों। इस प्रकार इसका अगर उत्तर देखा जाए तो ना एक सही है और ना दो सही है। अगली बात आती है किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया।
तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। तो यह कार्य बेटा 1977 में हुआ था। अगला, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो इस प्रश्न को गौर से देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी ने नियोजित विकास का विरोध किया था। एक्चुअली महात्मा गांधी जो है वो ग्रामीण विकास पर ज्यादा जोर दे रहे थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि समाजवादी विकास हो और वो उद्योगों को प्रोत्साहित करके भारत के विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना चाहते थे। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर नियोजित विकास का विरोध हो जाता है। प्रश्न संख्या 26, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है, ऐसी बात कह रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है और संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के वर्ग को मान्यता देता है, ये भी बात बिल्कुल बच्चों सही हो जाती है। इस प्रकार इसका जो उत्तर है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। इसका उत्तर जो है वो बी सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगली बात है, अगला 27वां प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, और दूसरा कह रहा है कि अलग होने मात्र की वकालत पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ऐसी बात कह रहा है। तो बच्चों इसमें अगर देखिए तो ये बात प्रश्न संख्या में 27 में ए नंबर सही, पहला नंबर सही होता है बच्चों, और जो दूसरी बात कह रहा है वो बच्चों गलत है। अलग होने की मात्र वकालत करने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्र की सुरक्षा मिलेगी, तो ये बात गलत है। इस तरीके से इसका उत्तर ए सही है। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित या कौन सी चीज सही सुमेलित नहीं है 28वें प्रश्न में? तो 28वें प्रश्न में अगर देखा जाए तो सार्वजनिक संख्या और स्वच्छता राज्य सूची का विषय ये सही सुमेलित है। जनगणना संघ सूची का विषय है, ये भी सही सुमेलित है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय सूची में है, ये बात गलत है बच्चों। और दल बदल 10वीं अनुसूची में ये बात सही है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर 28वें प्रश्न का उत्तर सी है। अगली बात है, भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो 29वां नंबर प्रश्न है और इसका सही आंसर भी 29 ही है बच्चों। अगला कह रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कह रहा है यह 1977 में अस्तित्व में आया, और दूसरा कह रहा है इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो बात समझिएगा बच्चों, 1977 में जो इसके आने की बात कह रहा है वो बात बिल्कुल सही है, और ऐसा नहीं है कि 1977 के पहले प्रधानमंत्री कार्यालय था ही नहीं, उसे कैबिनेट सेक्रेटरिएट के नाम से जाना जाता था। कार्यालय तो था लेकिन उसका नाम प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं होता था, वो कैबिनेट सेक्रेटरिएट के नाम से जाना जाता था, और 1977 में इसे प्रधानमंत्री कार्यालय इसका नाम दिया गया। और इसका जो बॉस होता है, प्रधान होता है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, ना कि कैबिनेट सचिव होता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 30वें का उत्तर सी सही हो जाता है। 31 में आइए, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू होते हैं? तो बच्चों छठी अनुसूची के जो प्रावधान हैं वो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा पर लागू होते हैं। कहां पर लागू होते हैं बच्चों? त्रिपुरा पर लागू होते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए सही है। 32वें पर आते हैं बच्चों, तो 32वें का ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, बिल्कुल सही बात कह रहा है। परमादेश के लिए कह रहा है वी कमांड, ये भी सही है। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये गलत मिला हुआ है, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रतिषेध। अधिकार परीक्षा बाय व्हाट अथॉरिटी, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो 32 का सी ऑप्शन सही है। अगला आता है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है?
तो धन विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है? तो ये बेटा मोतिहारी और आमलेखगंज को जोड़ती है। अगली बात है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? तो बच्चों 35 का ऑप्शन ए बाकू अजरबैजान सही है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला, आईएमएफ के नव नियुक्त प्रबंध निदेशक, तो बच्चों ये क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। 37वां प्रश्न कह रहा है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम ध्रुव है। सी ऑप्शन सही है बच्चों। 38वें का ये देखते हैं, तो थॉमस कुक बेसिकली सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने को कह रहा है बच्चों। तो थॉमस कुक क्या है? ये बेटा एक ब्रिटिश टूर एंड ट्रेवल कंपनी है। ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर उषा किरण ये भारत भारती सम्मान के विजेता हैं और कैरी लैम हांगकांग के नेता हैं। इस आधार पर अगर आप देखिए तो 38 का ऑप्शन डी सही हो जाता है। वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। इस प्रकार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? तो बच्चों 39 का ऑप्शन डी सही है। 39 का एलिनार ओस्ट्राम ये प्रथम महिला थी जिनको यह पुरस्कार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला कह रहा है, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? तो वो बच्चों 2019 से 29 के लिए संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाता है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान मैसूर में बच्चों स्थित है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके लिए 2030 को लक्ष्य बनाया गया है। बच्चों चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा जिस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया उसका नाम GSLV Mark 3 M1 है, यानी ए ऑप्शन सही है। दरअसल आपको बता दूं बच्चों, उपग्रह प्रक्षेपण यान को लॉन्चिंग व्हीकल कहा जाता है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। भारत के पास मुख्यतः 2 सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हैं, PSLV और GSLV। बच्चों PSLV को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं, GSLV को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। पोलर सैटेलाइट किसी भी उपग्रह को पोलर अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र में स्थापित करती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरीके से ये उपग्रह मूव करते हैं। और GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। इसकी कक्षा पोलर ऑर्बिट लगभग 700 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बच्चों 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। यही कारण है कि इसके लिए बहुत शक्तिशाली इंजन की जरूरत होती है। यही कारण है कि GSLV में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है जो निम्न तापमान पर कार्य करता है। अगला 44वां प्रश्न, भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो यहां बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि सही कथन पूछ रहा है। तो पहला इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ, बिल्कुल सही बात है। और यह उपयोग किए गए प्लास्टिक कचरे से बना है, यह भी बात बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन सी है। अगला 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो बच्चों वो तिलचट्टे का रक्त जो है सफेद होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। 46वां प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया
किस पौधे के जड़ के साथ संयोजन करता है? तो बेटा दाल के पौधे के साथ ये संयोजन करता है और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर जमीन में फिक्सेशन कर देता है, अर्थ में यानी कि पृथ्वी पे स्थिरीकरण कर देता है, जमा देता है। अगला 47वां प्रश्न, जब किसी पानी के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, तो जरा देखिएगा बेटा, जैसे ये बुलबुला है, इसे जब आवेशित करेंगे तो इसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है। अणुओं की ऊर्जा बढ़ने के कारण इसके आकार में वृद्धि होगी और अगर इसके आकार में वृद्धि होगी तो इसकी त्रिज्या भी बढ़ जाती है, अर्थात 47वें प्रश्न का उत्तर ए सही है। और जो साबुन का बुलबुला होता है ये अवतल लेंस की तरीके से कार्य करता है। कई बार प्रश्न पूछ चुका है, साबुन का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। प्रश्न संख्या 48, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बच्चों ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, तो भाई बिल्कुल सही बात कही गई है। एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नियोप्रिन विशिष्ट रबड़ है, ये भी बात बिल्कुल सही। और रेयान रूपांतरित स्टार्च ये गलत है, अर्थात 48 का उत्तर डी सही होगा। अगला 49, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन, कौन सी एक चीज प्रोटीन नहीं है बच्चों? तो अगर 49 का देखिए तो कपास जो है वो बेटा प्रोटीन नहीं है, ये रेशा है, प्रोटीन नहीं है। और केश बाल प्रोटीन होता है, स्पाइडर मिल्क प्रोटीन होता है और खुर भी प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 49 का जो उत्तर है वो ए सही होगा। अगली बात आती है, 50वां क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म और ठंडा बना रहता है, उसमें कोई ऊष्मा हानि नहीं होती है। तो आपको मैं थोड़ा सा बनाना चाहूंगा ड्राइंग, तो इससे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ड्राइंग मेरी कुछ विशिष्ट अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा आप अपने विवेक का प्रयोग करिएगा और थोड़ा सा मैं चित्रित करे दे रहा हूं। तो जैसे ये मान लीजिए थर्मस फ्लास्क है, तो ये सिर्फ ऐसे नहीं होता है, ये इसके चारों ओर एक और आवरण होता है, ये इस प्रकार से। और इन दो आवरणों के बीच में यहाँ वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर निर्वात होता है, यहाँ पर बेटा निर्वात होता है। अब होता क्या है कि जब यहाँ पर निर्वात है यानी यहाँ कोई माध्यम नहीं है, कोई भी मीडियम यहाँ पर उपस्थित नहीं है और ऊष्मा को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना? ऊष्मा को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऊष्मा का संचलन जो है वो मुख्यतः ऊष्मा का जो चालन है वो तीन विधियों से होता है। संचालन के माध्यम से ऊष्मा चलती है और संवहन के माध्यम से चलती है और विकिरण के माध्यम से। ठोस पदार्थों में जो ऊष्मा है वो संचलन के माध्यम से चलती है, द्रव और गैस में ऊष्मा संवहन के माध्यम से चलती है और विकिरण के माध्यम से। तो बात जरा समझिएगा, तो ये थर्मस फ्लास्क के इस क्षेत्र में निर्वात होने से यहाँ ऊष्मा किसी भी रूप में नहीं चल सकती। यानी कि बच्चों जो इसके अंदर ये पानी या चाय या जो भी भरा है उसकी गर्मी इधर ट्रांसफर नहीं होगी और बाहर के वातावरण की गर्मी इधर ट्रांसफर नहीं होगी। तो जब गर्मी इधर ट्रांसफर नहीं होगी और इसकी गर्मी इधर ट्रांसफर नहीं होगी तो बेटा यहाँ पर जो ये पानी इसके अंदर भरा गया है जिस तापमान पर रहेगा उसी तापमान पर बना रहेगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए 50वें का उत्तर, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक गर्म तरल गर्म और ठंडा बना रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। इसका सही उत्तर है किसी भी रूप में ऊष्मा की हानि या प्राप्ति नहीं होती है, न संचालन, न संवहन, न विकिरण। इसलिए इसका उत्तर प्रश्न संख्या सी सही है, उत्तर संख्या सी सही है। तो बच्चों इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज है, इसको आप लोग देखिएगा। अगले 51 से 100 क्वेश्चन तक के पार्ट को मैं शीघ्र ही आपके पास पेश करूंगा और इसको कायदे से आप रिवीजन कर लीजिएगा। ये आपको परीक्षा में बहुत बहुत मदद करेंगे, इसलिए प्लीज इसका खूब रिवीजन करिएगा और कायदे से पढ़ाई करिए। ओके, नमस्कार बच्चों।